कहानी की शुरुआत में हम एक गांव में एक छोटी लड़की को देखते हैं जो रात के अंधेरे में अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक कुएं के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी कोई अजीब सी शक्ति उसे खींचकर कुएं के अंदर ले जाती है। सीन में हम साक्षी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने गांव को छोड़कर इस शहर में शिफ्ट हो गई है। यहाँ वो अपनी बेटी ईशानी के साथ किराए के मकान में रहती है। वहाँ के मकान मालिक का नाम समर है और वो साक्षी से किराया नहीं लेता। वो अब टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन उसकी खुद की बेटी स्कूल नहीं जा सकती और वो इसलिए क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम है और इसी बारे में वो प्रिंसिपल से बात कर रही है ताकि उसकी बेटी का एडमिशन यहाँ पर हो जाए और वो घर में रहकर पढ़ सके। लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि यदि ऐसा होने लगा तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से ही पढ़ाने लगेंगे और यहाँ पर स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। साक्षी के स्कूल जाने के बाद तो रानी नाम की केयरटेकर उसका ध्यान रखती है और ईशानी को प्रॉब्लम ये है कि वो धूप में नहीं निकल सकती। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में जाती है तो उसे जलन होने लगती है, उसकी स्किन जलने लग जाती है। ईशानी 7 साल की हो चुकी है और उन दोनों को उस रहस्यमय गांव को छोड़े हुए भी 7 साल हो चुके हैं। वो अपनी बेटी को इस तरह घर पर नहीं रख सकती, वो उसे भी पढ़ाना चाहती है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज कर ही रहेगी और इसके लिए वो ईशानी को इस तरह से कपड़े पहनाती है कि सूरज की किरणें उस पर ना पड़े और इस तरह साक्षी अपनी बेटी को स्कूल ले जाने लगी। साक्षी का एक दोस्त है जिसका नाम समर है। वो एक पुलिस वाला है और अक्सर साक्षी के घर आता जाता रहता है। दरअसल वो उसी के मकान में रहती है। ईशानी के साथ भी उसका बहुत अच्छा रिश्ता है। रात को साक्षी अपनी बेटी ईशानी को सुलाकर समर से मिलने जाती है। साक्षी जब भी समर से मिलती है तो वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसी ने इस अनजान शहर में उनका सबसे ज्यादा साथ दिया। उसी के साथ की वजह से उसे वो घर मिला और वो नौकरी भी। वो उसके घर में भी रहती है, लेकिन इन 7 सालों में उसने कभी भी उससे किराया भी नहीं लिया। समर का ये कहना है कि वो घर उसकी माँ का है और यदि आज उसकी माँ होती तो वो साक्षी से किराया नहीं लेती। वो दोनों आपस में वही रहस्यमय गांव के बारे में बात करते हैं जहाँ से समर साक्षी को बचा कर लाया था। दरअसल उस गांव में लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। वहाँ पर ये सब सालों से चला आ रहा था, लेकिन साक्षी ने इस बार ठाना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। उस हादसे में साक्षी के सास ससुर मारे गए थे और राजवीर भी मारा गया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ समर ने उसका बहुत साथ दिया, लेकिन उनके मरने के बाद साक्षी के परिवार वालों की लाश भी वहाँ पर नहीं मिली। उस वक्त साक्षी प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। समर उसे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन जब उस बच्चे पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसकी स्किन जलने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि इसे सूरज की किरणों से एलर्जी है और उसने अपनी बेटी का नाम ईशानी रखा। तब से साक्षी और समर साथ में हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि साक्षी और समर आपस में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसकी बेटी ईशानी को देखते हैं जो अचानक नींद से जाग चुकी थी। जब वो घर में अकेली होती है तो कुछ अजीब सी शक्तियाँ उसका पीछा करने लग जाती हैं और जब ईशानी उन शक्तियों के पास जाने लगी तो उन्होंने उसे अपने बस में कर लिया और उसे वो अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन जब उसी केयरटेकर रानी ने ईशानी को बाहर जाते हुए देखा तो वो उनका पीछा करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, कुछ लोग ईशानी को एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले गए। जब साक्षी अपने घर जाती है तो दरवाजे खुले हुए थे और उसे उसकी बेटी ईशानी कहीं पर भी नहीं मिली। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही समर को अपने पास बुलाती है और समर कुछ पुलिस वालों को यहाँ वहाँ ईशानी को ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन साक्षी बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो वो क्या करेगी और सुबह होते यदि वो सूरज की किरणें उस पर पड़ गई तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तभी समर को एक पुलिस वाले का फोन आता है। वो बताता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, उसमें हमने ईशानी को देखा है।
दरअसल ईशानी और उसकी केयरटेकर रानी को भी प्रधान के लोग गांव ले गए हैं और ये वही गांव था जिसे सालों पहले साक्षी ने छोड़ दिया था। साक्षी फिर से समर के साथ उसी गांव में जाती है। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है। वहाँ पर बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे। उन्हीं के बीच से अचानक एक आदमी आता है और साक्षी को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। जैसे ही समर उसे बचाने की कोशिश करता है, सामने से कुछ बच्चे आ जाते हैं और समर और पुलिस वालों पर पत्थर से अटैक करने लग जाते हैं। और फिर हम साक्षी को देखते हैं। जब वो होश में आती है तो अपने आप को अजीब सी जगह में पाती है। जब साक्षी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि राजवीर उसके सामने खड़ा हुआ था। दरअसल उस हादसे में राजवीर मरा नहीं था, बल्कि वो घायल हो गया था और उसके सामने गांव का सरपंच भी खड़ा हुआ था। वो कहने लगा यदि इस लड़की को हमारे प्रधान ने अपना लिया तो हमारे गांव की हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। 3 दिन बाद हमें उस छोटी लड़की को प्रधान के सामने समर्पण करना होगा। तब तक उस लड़की को तैयार करो और उसी दिन इस औरत को भी मारा जाएगा। ये सब साक्षी और उसकी बेटी ईशानी के बारे में बात कर रहे हैं। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम समर और पुलिस वालों को देखते हैं। वो यहाँ वहाँ साक्षी को ढूंढते हुए परेशान हो गए थे। आखिर में वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं और उसे भी इसी तरह की जगह में रखा हुआ था। तभी ईशानी के पास एक सहानी नाम का लड़का आता है। दरअसल वो अपने आप को लड़का तो बता रहा था, लेकिन असल में वो एक लड़की है। वो ईशानी को एक काढ़ा पीने को कहती है, लेकिन ईशानी इसके लिए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी उस काल कोठरी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ से निकलना नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक औरत आती है जिसे दासी माँ कहते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि दासी माँ प्रधान की पत्नी है और वो सब मिलकर प्रधान की अगली दासी को तैयार कर रहे हैं और वो कोई और नहीं ईशानी है। ईशानी ही प्रधान की अगली दासी बनेगी और वही दासी माँ ईशानी को औरत बनाने में लगी हुई है। आगे हम राजवीर को देखते हैं जो सरपंच से कह रहा था कि उसे भी कुएं में शामिल कर लिया जाए। इस पर सरपंच कहता है कि यदि 3 दिन बाद प्रधान ने उस लड़की का समर्पण स्वीकार कर लिया तो तू अपनी पत्नी का सबके सामने गला काट देना। साक्षी राजवीर की पत्नी थी। यदि वो साक्षी को मार देगा तो पंचायत उसे फिर से कुएं में शामिल कर लेगी। और फिर दासी माँ ईशानी के पास जाती है। वो उससे कहती है यदि तुम ये काढ़ा पी लोगी तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी। दरअसल काढ़े का असली राज ये है, यदि ईशानी वो काढ़ा पी लेती है तो वो 3 दिन के अंदर एक औरत बन जाएगी। और ईशानी वो काढ़ा पी लेती है। कुछ देर के बाद साक्षी को उसकी बेटी ईशानी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी बेटी की आवाज सुनकर यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लग जाती है। उसे ढूंढते हुए बस उसे अपनी बेटी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। ईशानी अपनी माँ की आवाज का पीछा करते हुए वो बाहर चली जाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी मौजूद थी। वो फिर भी सूरज की रोशनी में ही आगे बढ़ती रहती है और उस कुएं से निकलने की कोशिश करती है। ईशानी की सारी स्किन चल रही थी और दासी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा ये सब देख रही थी। वो तुरंत ही ईशानी के पास आती है और उसे फिर से कुएं के अंदर ले जाती है। उसने देखा कि ईशानी का शरीर बुरी तरह झुलस गया है और फिर उसने उसके शरीर पर लेप लगाया। धीरे धीरे ईशानी ठीक होने लगी। तभी वहाँ पर सरपंच आ जाता है और वो दासी माँ से कहता है कि तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसे जल्दी से ठीक कर दे। तुझे जो काम सौंपा गया है वो जल्दी करना होगा। यदि ये लड़की औरत नहीं बनी तो प्रधान तुझे मार डालेगा। दरअसल दासी माँ की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी कोई उसे इज्जत से बात नहीं करता। और दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं। वो फिर से एक कांस्टेबल के साथ यहाँ इस जगह पर पहुँच गया था। वो इस कुएं के अंदर जाने की तैयारी करता है और अपने साथी से कहता है यदि वो कल तक यहाँ से बाहर नहीं आया
तो यहाँ पर वो पुलिस फोर्स भेज दी और फिर समर उस कुएं के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ ईशानी दासी माँ से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ और फिर दासी माँ उसे कहानी सुनाती है कि एक राजकुमार था। यदि उसकी शादी किसी शक्तिशाली लड़की से हो जाए तो उस राजकुमार के पंख लग जाएंगे। इस पर ईशानी कहने लगी कि यदि राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लग जाएंगे। इस पर दासी माँ हाँ कहती है और कहती है कि बस तुम्हें प्रधान के सामने अपने आप को समर्पण करना होगा। और फिर ईशानी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो अब भी वहाँ पर कैद है। कुछ देर के बाद अचानक उसके पास कुछ औरतें आती हैं और उससे मदद मांगती हैं, लेकिन साक्षी का ये बस एक भ्रम था। और फिर उसके पास उसकी केयरटेकर रानी आती है जिसे यहाँ पर ईशानी के साथ लाया गया था। वो दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर राजबीर आ जाता है और वो साक्षी की आंखों के सामने ही रानी को जान से मार देता है। ये सब देखकर साक्षी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये सब देखकर दासी माँ समझ गई कि ईशानी अब औरत बन चुकी है। ये प्रधान के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है। यहाँ साक्षी राजबीर के पैर पकड़कर उसे मिन्नतें करती है कि ईशानी तुम्हारी भी बेटी है, हमें मिलकर उसे बचाना चाहिए। लेकिन राजबीर को ये सारी बातें समझ नहीं आती। वो इस तरह पागल हो चुका है कि वो साक्षी को ही मारने पीटने लग जाता है। और अब सबको पता चल चुका था कि ईशानी प्रधान को समर्पण करने के लिए तैयार है, इसलिए सब उसे तैयार करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ साक्षी अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उस कमरे से निकलकर उस कुएं के पानी में छलांग लगा देती है और उस पानी के अंदर बहुत सारी औरतें और बच्चियां मौजूद थी जो पहले से ही मारी जा चुकी हैं। वो सारी औरतें साक्षी के सिर पर हाथ रखती हैं और अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे देती हैं। यहाँ राजबीर सरपंच को बताता है कि मैंने साक्षी को मार दिया, मैंने उसे बहुत मारा और अब तक वो मर भी चुकी होगी। लेकिन सरपंच उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तो सबके सामने उसका गला काटना था। हमें सभी औरतों के मन में डर पैदा करना था। यदि किसी ने भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। ये सुनकर राजबीर फिर से साक्षी के पास जाता है ताकि जो कुछ भी सरपंच ने कहा है वो कर सके, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ हम समर को देखते हैं जो सहानी से पूछ रहा था कि ईशानी और साक्षी कहाँ पर है, वो उसे उनके पास लेकर चले। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं जहाँ पर उसे दुल्हन बनाया गया और आज वो रात है जब ईशानी को प्रधान के सामने समर्पण कर दिया जाएगा। पूरा गांव वहाँ पर आया हुआ था। यदि आज ईशानी प्रधान को समर्पण कर दी जाएगी तो उनके गांव की हरियाली वापस लौट आएगी। यही सब सोचकर पूरा गांव खुश है। और यहाँ राजबीर को साक्षी मिल जाती है। वो उसके हाथ बांधकर घसीटते हुए लेकर आ रहा था, लेकिन साक्षी के अंदर उन सभी औरतों की शक्तियाँ आ चुकी थी और उन्हीं शक्तियों से साक्षी राजबीर को बहुत मारती है। वो उससे कहती है कि पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। और उन्हीं शक्तियों से वो राजबीर को एक बहुत खतरनाक मौत देती है। वहाँ से वो समर के पास जाती है और उसे लेकर वो ईशानी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं। समर साक्षी से कहता है कि जब तक मैं इन सब को रोकता हूँ तुम ईशानी के पास जाओ। और यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी थी। तैयारियां होने के बाद ईशानी को बैठा दिया जाता है और फिर एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे से प्रधान बाहर आता है। वो एक खूंखार आदि मानव की तरह दिख रहा था, जिसके बड़े बड़े नाखून थे और लाल लाल आंखें। दासीमा ईशानी को प्रधान को सौंप देती है और प्रधान दासीमा को लात मारकर ईशानी को अपने साथ अंदर ले जाता है। और तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है, लेकिन उसे दासीमा का सामना करना होगा। जहाँ दासीमा के पास अपनी शक्तियाँ थी, वहीं साक्षी के पास उन औरतों की शक्तियाँ थी। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। साक्षी उससे कहती है कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, तुम यहाँ की सिर्फ एक दासी हो और तेरी कोई इज्जत नहीं है। और फिर साक्षी दासीमा को हराकर प्रधान के कमरे में जाती है, जहाँ पर ईशानी एक बॉक्स में बंद थी। वो उसे बाहर निकालती है।
साक्षी प्रधान का सामना करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक और काली शक्ति आ जाती है और ये कोई और नहीं दासी माँ थी। दरअसल उसे समझ आ चुका था कि उसे किसका साथ देना चाहिए और इस प्रथा के बाद उसे धिक्कार दिया जाएगा, इसलिए अब वो साक्षी की मदद करना चाहती है। दासी माँ अपनी शक्तियों से प्रधान को बेहोश कर देती है और साक्षी से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। वो दानव कभी भी जाग सकता है। वो कुएं से बाहर निकलकर ईशानी को एक डोली में बैठाती है ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़ सके और वहाँ से वो लोग जाने लगे। दूसरी तरफ सरपंच को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तभी अचानक साक्षी के पैरों को लोहे की बेड़ियों ने जकड़ लिया। जब दासी माँ ने कुएं के अंदर देखा तो प्रधान साक्षी को पीछे की तरफ खींच रहा था। साक्षी ने दासी माँ से कहा कि हमें इस दानव का खात्मा करना ही होगा, नहीं तो ये पता नहीं कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा। और साक्षी उन औरतों की शक्तियों से प्रधान का सामना करती है और उसे मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।